नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम बड़े घोटाले पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके चलते एक प्रदेश का मुख्यमंत्री घिर गया है। इस घोटाले के कारण सीएम की कुर्सी तक हिल गई है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एमयूडीए यानी कि मुडा लैंड स्कैम में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट से जो गवर्नर हैं, उनके खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं। दरअसल ये मसला जमीन के एक टुकड़े का है, जिसकी नाप 3.14 एकड़ है, जो सिद्धारमैया की पत्नी यानी कि पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है और उन्होंने सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया अब तक इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए आए हैं। उन्होंने राज्यपाल के फैसले को भी असंवैधानिक बताया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्यपाल सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा ये मामला समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, 3 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है ये मुडा घोटाला। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये जमीन ली थी। तो देखिए, इसके साथ में ही किस प्रकार से ये जो पूरा मामला है, जो पूरा ये मुडा का मुद्दा है, वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन ली थी। इसमें किसानों से ये जमीन ली गई थी और ये जो किसान हैं, उनसे ये जमीन मांगी गई थी और ये किसानों से जमीन मांगी गई थी मुडा के तहत, क्योंकि सरकार मुडा का योजना लेके आई थी और किसानों से ये जमीन लिया गया था। और देखिए, अब ये पूरा मामला क्यों गरमा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा जो मुडा का मुद्दा है, वो आप समझिए, भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई थी। यानी कि उनसे जमीन के बदले में उनको विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई थी। जो भूमि ऑलरेडी विकास कर चुके विकसित क्षेत्र की भूमि है, वहां पे उनको 50% की साइट या एक वैकल्पिक साइट उन्हें दी गई थी। तो मुडा ने इस जमीन को डीनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया था। अब समझिए, फिर एक समय आया जब मुडा ने इस जमीन को डीनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग कर दिया था, क्योंकि वो जो कृषि की भूमि थी उसको मुडा ने अब अलग कर दिया है। और आप समझिए, ये जो पूरा मुद्दा है वो क्यों गरमा रहा है, क्योंकि 3 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 3 एकड़ जमीन से ये मुडा का जो घोटाला है वो पूरा जुड़ा हुआ है और जिसमें अब लगातार जो सिद्धारमैया है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम आ रहा है और उसको लेकर जो सियासत है वो लगातार देखने को मिल रही है और इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है क्यों इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देखिए 3000 से 4000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। और ये आरोप किसने लगाया है? बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 3000 से 4000 करोड़ के ये पूरे घोटाले हैं, जिसमें सीएम सिद्धारमैया का नाम आ रहा है, क्योंकि उनकी पार्वती के नाम पर इस जमीन का जो घोटाला है वो किया गया था। सभी है भ्रष्टाचार के समर्थन करता है क्या कांग्रेस पार्टी? सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और समर्थन करने के लिए है। समर्थन करेगा तो क्या होगा? उनको दूसरा विकल्प नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए, देना ही है, दूसरा विकल्प नहीं है। ज्यादा दिन बचेगा नहीं है, इस्तीफा देना पड़ेगा। आज देना है तो कुछ गौरव बचेगा, नहीं है तो गौरव भी होगा, इज्जत भी होगा। तो देखिए किस प्रकार से सिद्धारमैया का जो नाम है वो बार बार इस घोटाले से जुड़ रहा है और ये जो पूरा घोटाला है, अब इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से इस्तीफा मांगा जा रहा है सीएम सिद्धारमैया का।
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ये जो पूरा मामला है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र यानी कि राजनीतिक साजिश है। इस वजह से वो फिलहाल कोई भी इस्तीफा नहीं देंगे और ये बात साफ कर दी है डिप्टी सीएम ने। और देखिए इसके बाद से ही लगातार चूंकि बीजेपी हमलावर होती हुई दिख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने कहा कि 4 से 5 हजार करोड़ का ये पूरा मामला है, तो अब इसको लेकर जो राजनीति है वो गर्माती चली गई है और इसको लेकर लगातार जो राजनीति है वो भी हो रही है। तो देखिए किस प्रकार से ये पूरा मुद्दा जो है वो मुडा को लेके है, जमीन को लेकर ये घोटाला हुआ था ऐसा बीजेपी का आरोप है, जिसमें कि नाम आ रहा है सीएम सिद्धारमैया का। और बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि सिद्धारमैया इस पूरे मामले पर चूंकि उनका नाम आया है तो वो इस्तीफा दे। देखिए लगातार ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। देखिए इसी मामले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलने वाला है और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। चूंकि सिद्धारमैया इसके खिलाफ में हाईकोर्ट में गए थे और वो जिनका याचिका जो थी उनकी उस याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर सिद्धारमैया ने कहा है कि वे जांच का सामना करने से नहीं डरते, लेकिन कानूनी सलाह लेंगे कि क्या इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए और पूरा ये जो पूरा मामला है मुडा केस का वो क्या है, साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जो मुडा का जो पूरा फुल फॉर्म है वो आपको समझा रहे हैं। तो देखिए इसने कुछ जमीन रिहायशी इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले मुडा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत अधिग्रहित भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई थी। 1992 में मुडा ने इस जमीन को डिनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया था। 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मुडा ने किसानों को डिनोटिफाई कर वापस कर दिया, यानी एक बार फिर से ये जो जमीन है वो कृषि की जमीन बन गई थी। और 3 एकड़ से ये जुड़ा पूरा मामला है वो मुडा घोटाले का दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूरू जिले के सारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी और इसी पूरे जमीन को लेकर ये जो पूरा विवाद है वो है और इसमें लगातार सिद्धारमैया से सवाल किए जा रहे हैं और सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा जा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से अविरल मलिक जी जुड़ रहे हैं। अविरल जी पहले तो आपका बहुत स्वागत है। सिद्धारमैया को हाईकोर्ट ने जो उनकी याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, खुश तो बहुत होंगे आप। जी देखिए निश्चित रूप से नहीं रतन जी आपसे सवाल नहीं है, सवाल मेरे से है। असल में देखिए जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, जो व्यक्ति घोटाले करता है, घपले करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जो उसके कर्म होते हैं वो निश्चित रूप से उसके सामने आते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक रवैया रहा है, घोटालों को करना, भ्रष्टाचार को करना और अपने आप को ईमानदार दिखाना, अपने आप को ईमानदार प्रदर्शित करना, अपने आप को स्वच्छ प्रदर्शित करना, ये पुरानी नीति कांग्रेस पार्टी की रही है और जनता इस बात को पूर्ण रूप से जानती है। लेकिन जनता इस बात को भी जानती है जिस प्रकार से जनता को कांग्रेस पार्टी के लोग गुमराह करते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये बात विकास की करते हैं जब कांग्रेस के लोग विकास की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं। और जब भ्रष्टाचारी ईमानदारी की बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि लादेन शांति का संदेश दे रहा हो। तो ये अजीब प्रकार की बात है, इस प्रकार का काम हास्यास्पद, इन्हें नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास में विश्वास रखती है, हम सबके हित में जिस प्रकार से कार्य करते हैं, वो रतन तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में यहाँ मौजूद हैं। रतन तिवारी जी भी इस विषय की सराहना करेंगे और निश्चित रूप से अगर अंतर्मन से पूछा जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बावजूद भी रतन जी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते प्रधानमंत्री जी की सराहना करेंगे और इन्हें करनी चाहिए।
क्योंकि इनकी पार्टी ने तो कभी कुछ किया नहीं है। 60 साल केवल लूटने का काम किया है, 60 साल केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। ये बोफोर्स घोटाला करने वाले लोग हैं, ये कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले लोग हैं, ये 2G 3G घोटाला करने वाले लोग हैं, ये गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का स्कैम करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और चाहे सिद्धारमैया की बात हो या फिर अनेकों प्रकार के इस प्रकार के लोग इनकी पार्टी में पाए जाते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान का जीता जागता दूसरा उदाहरण धीरज साहू है, जिसके कमरों के नीचे से, जिस प्रकार से बिस्तरों के नीचे से, ठीक है अविरल जी, अब जवाब ले लेते हैं, अलमारी में, ठीक है। अब कांग्रेस से हमारे सुन लेते हैं, ठीक है ठीक है। और हमारे साथ में कांग्रेस से रतन तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। देखिए, एक लंबे भ्रष्टाचार की सूची गिनाई है यहाँ पे अविरल जी ने, लेकिन सवाल यही है, चूंकि हाईकोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? और यदि वहां से भी कोई राहत नहीं मिलती है तो क्या जैसा बीजेपी मांग कर इस्तीफा देंगे सीएम? रतन तिवारी जी, सवाल आपसे। देखिए, असल में इनके पास जवाब नहीं है और ये जवाब नहीं देंगे। अरे ऑडियो का इश्यू होगा सर, जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे अविरल जी। लेकिन देखिए इस पर रतन जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, देखिए असल में समस्या ये है, ये क्या जवाब देंगे गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड के घोटाले का, धीरज साहू के भ्रष्टाचार का क्या उत्तर देंगे? जो करोड़ों रुपया जनता का पैसा वो धीरज साहू के घर में बरामद हुआ, जिस प्रकार से जनता को लूटने का कार्य धीरज साहू के द्वारा किया गया। इनके तमाम नेता इस पार्टी में ऐसे नेता मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार के आधार पर कार्य करते हैं, जो केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, केवल गरीबी को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, गरीबों के पैसे को मारकर अपने जेब में ठूसने का, रखने का काम करते हैं। ठीक है, रतन तिवारी जी से जुड़ने की कोशिश की, रतन तिवारी जी की ऑडियो नहीं आ रही है अविरल जी। लेकिन देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके जरिए आप उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र है या क्या है, ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये तो बोलेंगे, कांग्रेस वाले तो बोलेंगे। मैंने तो कभी कोई चोर देखा नहीं जो चोर ये कहता हो कि हाँ मैं चोर हूँ। चोर कभी भ्रष्टाचारी कभी एक्सेप्ट करता है क्या? कभी नहीं करता है। तो वही कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से करेंगे और कर रहे होंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम जिस तरीके से गरीब के हित में काम करते हैं, तो वही ये गरीब के और महिलाओं के हक को मारने का कार्य करते हैं और अपने जेब में उस पैसे को रखने का कार्य करते हैं। ये किसानों के हक को मारकर अपने जेब में भरने का कार्य करते हैं। ये गरीबों के मकान जिन पैसे से बनने चाहिए, जिस पैसे से गरीब का भला होना चाहिए, महिला सुरक्षा में जो पैसा लगना चाहिए, उस पैसे को अपने घर में रखते हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं। बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यों में। भारतीय जनता पार्टी सबके हित में काम करती है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके हित में काम करते हैं। हम पुरुष, महिला, बच्चे, कोई भी हो, उस सबके हित में अविरल काम जी, अब करते रतन हैं। जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रतन जी, स्वागत है आप। सबको बराबरी के साथ देखते हैं। हम राइट टू इक्वालिटी के आधार पर चलने वाले लोग हैं। अविरल जी, लेकिन देखिए, लगातार जिस प्रकार से हर राज्य से ये खबर आ रही है कि सरकार, चूंकि केंद्र में आप हैं, तो आरोप ये लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझ के राज्य में जो सरकार है उसको गिराने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से लगातार एजेंसियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि अभी एजेंसी इसमें तो सामने आई नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, कल को आप अगर ईडी की जांच बिठाते हैं तो ये तो फिर उसमें कहेंगे ही कि आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे संभलेंगे इन सवालों से? अविरल जी, आप ही सवाल है। तो ऑडियो की कुछ समस्या आ रही है, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं फिर से। देखिए किस प्रकार से अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है और लगातार बीजेपी की तरफ से सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, पूरे मामले की जांच होगी। और ये जो पूरा मामला है इसमें चूंकि वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो जानबूझ के षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हाईकोर्ट में गए थे सीएम, लेकिन वहां पे इनकी जो मांग है, जो इनकी याचिका है, उसको खारिज कर दिया गया है। जब भी हमारे साथ में जुड़ जाए तो बता दीजिएगा ऑडियो इनकी। तो देखिए किस प्रकार से अब ये पूरा जो मामला है इसको लेकर राजनीति जो है वो हो रहा है। और अब चूंकि सिद्धारमैया है, उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट है उन्होंने इस याचिका को चूंकि खारिज कर दिया। अब इनके पास में विकल्प बचता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां पर दोबारा से वो मांग करेंगे
अपनी, और लेकिन अब पूरे मामले को लेकर अब यही बात कही जा सकती है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो उनके पास में क्या कुछ विकल्प बचेगा। हमारे साथ में अविरल जी एक बार फिर से जुड़ गए। अविरल जी देखिए, सरकार में तो आप भी रहे थे, कर्नाटक में आपकी भी सरकार आई थी, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त पे फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? जी नहीं, देखिए एक्शन की जहां तक बात है, ये हमारे ऊपर दोषारोपण बिल्कुल ना करें। और जिस प्रकार से मैंने लंबी सूची इनके घोटालों की रखी, 60 वर्ष अगर इन्होंने कुछ किया तो इनकी सरकारों ने घोटाले करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। चाहे वो आईपीएल का घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, मधुकोड़ा का घोटाला हो, ये केवल भ्रष्टाचार करते रहे। और रतन जी इस बात को जानते हैं। शायद अब रतन जी मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि रतन जी को आवाज आ रही होगी। बिल्कुल, और रतन जी का आप रुख भी कर लेते हैं। रतन जी जवाब देना ठीक है। रतन जी बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बीजेपी की तरफ से इस्तीफा मांगा जा रहा है, हालांकि आपके डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है, अविरल जी आप सुन लेते हैं ना, तो आप रखते हैं। ठीक है अविरल जी सुन लेते हैं अब, और यदि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद में क्या विकल्प बचेगा? क्या सीएम इस्तीफा देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। हमारे जो छोटे भाई हैं अविरल जी, उनको भी नमस्कार करता हूं। देखिए, कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन दिया और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार सौंपी है, तो जाहिर सी बात है कि सिद्धारमैया जी इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। हम हाई कोर्ट से अगर हमें झटका मिला है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने सिद्धारमैया जी के ऊपर भरोसा किया है, उनको अपना मुख्यमंत्री चुना। मैं बात करता हूं, इन्होंने तमाम घोटालों की बात की और तमाम घोटालों में क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, वो पूरे देश ने देखा है और जाना है। अभी झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में एक लैंड के घोटाले में हेमंत सोरेन जी को जेल हुई थी, वो जेल के अंदर थे, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर पहुंचा दिया। और हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि अगर मेरे नाम पे एक रत्ती भर अगर जमीन मेरे नाम पे अगर कोई बता दे तो मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी है, आरोप लगाना उनका काम है, विपक्ष की भूमिका में है, सड़क पे भी वो आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। रतन जी, लेकिन ये पूरा मामला तो राज्यपाल ने उठाया है ना, ये पूरा मामला तो राज्यपाल ने उठाया और उन्होंने कहा है कि जो आपकी सरकार थी उस दौरान में जमीन का घोटाला हुआ है। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल जी किसके हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, अविरल मलिक भी जानते हैं कि राज्यपाल किसके हैं, किसने वहां पे उनको बैठाया है। और आजकल जितने भी राज्यपाल जहां भी जिस प्रदेश के राज्यपाल बन रहे हैं वो दिल्ली के कॉल पे काम कर रहे हैं। रतन जी, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि केंद्र में जो सरकार होती है राज्यपाल उन्हीं के अंदर में होते हैं? अविरल जी सुन लेते हैं, अभी रतन जी से अभी कुछ सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आज की जो स्थिति है वो दिल्ली से राज्यपाल नियुक्त होते हैं और आज की स्थिति है कि दिल्ली से कॉल आता है, उस कॉल से क्या करना है क्या नहीं करना है, सरकार बनानी है क्या करना है, सरकार गिरानी है, वो तय होता है। जीता जागता उदाहरण हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिला। हमारे 12 विधान परिषद के सदस्य माननीय राज्यपाल जी के द्वारा नियुक्त होने थे। ये परंपरा रही है महाराष्ट्र में, लेकिन सरकार राज्यपाल को बार-बार सुनिए ना। अब आप मेरी बात सुनिए, सवाल आप ही से है, जवाब आप ही को देना है। सवाल तो सुन लीजिए, 2011 में केंद्र से किसका कॉल गया था हंसराज भारद्वाज को, जो उस समय पे केरल के राज्यपाल थे, जिन्होंने पूरा मामला जो है वो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे येदियुरप्पा उनके खिलाफ में उठाया और जिस मामले में उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये पूरा मामला तो आपने भी उठाया था, येदियुरप्पा के खिलाफ में इस्तीफा की मांग कर रहे थे। 2011 का वो समय भूल गए क्या? और उस समय भी जब आपके गवर्नर थे तो वो गवर्नर थे, लेकिन यहाँ पे आप पार्टी से जोड़ के बता रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि गवर्नर कहाँ से आते हैं, गवर्नर को किसका कॉल आता है वो गवर्नर जानते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो यानी कि आप मान रहे हैं कि 2011 में फिर वो राजनीतिक षड्यंत्र था? बिल्कुल, देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा स्कैम लैंड की बात कर रही है वो कुछ भी ऐसा नहीं है। और सिद्धारमैया जैसे ईमानदार व्यक्ति कर्नाटक को मिले हैं, कर्नाटक की जनता उनसे बहुत प्रभावित है, उनसे बहुत खुश है और उनको अपना मुख्यमंत्री मानती है।
और कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। मजबूती से सरकार चलाएंगे, 5 साल पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है अविरल मलिक जी, फिर से आपसे भी वही सवाल। 2011 में जब येदियुरप्पा की सरकार थी, उनको भी इस्तीफा देना था, भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर भी लगा था, 1 महीने जेल भी रहे थे। उस समय में जो हंसराज भारद्वाज जी जो गवर्नर थे, उन्होंने ये पूरा मामला उठाया था। हालांकि अब ये स्पष्ट कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो केंद्र में सरकार होती है उनके वो अंडर में आते हैं, तो ये पूरा मामला राजनीतिक था। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर में भी लगते हुए आए हैं। जी नहीं, देखिए असल में रतन तिवारी जी संविधान के जानकार होंगे तो इन्हें मालूम भी होगा, लेकिन हाँ ये पार्टी की इनकी मजबूरियां हैं, उस वजह से नहीं कह रहे हैं, एक अलग विषय है। लेकिन एक सच्चे राष्ट्रभक्त के नाते ये इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से राज्यपाल बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। राज्यपाल किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। आप राज्यपाल को किसी देखिए राज्यपाल को आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कह सकते हैं, राष्ट्रपति को आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति को आप किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जब वो राज्यपाल होते हैं, जब वो राष्ट्रपति होते हैं, जब वो उपराज्यपाल होते हैं, तो उस दौर में उस समय के दौरान वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल मेंबर बिल्कुल नहीं होते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अविरल जी, पहले पार्ट का आपने जवाब दे दिया, आप दूसरे पार्ट का दे दीजिए। भ्रष्टाचार का आरोप और जमीन घोटाले का आरोप तो आपकी सरकार पे भी लगा था, इस वजह से येदियुरप्पा का आपने इस्तीफा मांगा था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जी नहीं, देखिए ये असल में जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये दोहरी राजनीति चल रहे हैं, 2 रास्तों पर आखिर चलने का कार्य कर रहे हैं, और ये 2 रास्तों पर नहीं चल सकते हैं, 2 नाव पर सवार नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर एक प्रकार से हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं तो इस्तीफा मांगते हैं, अगर इनके ऊपर सच्चे आरोप भी लगे और वो सिद्ध भी हो जाएं, तब भी ये उस विषय पर अड़िग रहते हैं और कहते हैं कि भले ही भ्रष्टाचार हुआ लेकिन ना इस्तीफा ये बिल्कुल नहीं देंगे। ये इनकी अजीब इनका तरीका है और जनता इस विषय को समझ रही है। और जिस तरीके से हम गरीब के हित में जो काम कर रहे हैं उससे इन्हें समस्या है। इन्हें असल समस्या ये है, रतन जी को भी शायद रही होगी या होगी, इन्हें समस्या ये है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ठीक है रतन तिवारी जी, यदि येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर सिद्धारमैया क्यों नहीं? ठीक है रतन तिवारी जी, इस्तीफे पर जवाब दीजिए। यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उस समय येदियुरप्पा इस्तीफा देते हैं, और आप ही लोग मांग कर रहे थे 2011 में, फिर 2024 में जो आपके सीएम के ऊपर में इस्तीफा लगा है, तो फिर क्यों वो इस्तीफा नहीं देंगे? देखिए इसमें 2 तरह की बातें आती हैं, आप उसको समझ लीजिए। येदियुरप्पा जी के ऊपर तमाम खनन के घोटाले, तमाम बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह हाईकोर्ट ने भी माना था और भाजपा के वरिष्ठ शिष्टमंडलों ने भी माना था कि येदियुरप्पा जी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उनसे रिजाइन लिया गया और उन्होंने रिजाइन दिया। लेकिन आज जो स्थिति चल रही है पूरे देश में 10 वर्षों से, ये बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई हो रही है। झूठ मूठ का किसी के ऊपर आरोप लगा देना, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे देना। जीता जागता उदाहरण हमारे महाराष्ट्र से है। अजीत पवार के ऊपर खुद प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते हैं और 24 घंटे के अंदर वही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में चले आते हैं, गठबंधन में चले आते हैं, तो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इनके ही गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आके कहते हैं कि अजीत दादा आप सही जगह हैं, आप जैसा ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो दोहरी राजनीति चल रही है कि भाजपा में चले आओ, ईमानदार बन जाओ, और भाजपा से लड़ो तो भ्रष्टाचारी बन जाओ। तो ये देश की जनता अब समझने लगी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है भाजपा के प्रवक्ता हो या उनके नेता हो, अब चैनल पे आ जाए या सड़क पे आके चिल्लाए। जनता के दिमाग में अब बैठ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और झूठ बोलने की मशीन है, और वो मशीनरी काम कर रही है और जनता अपना काम और अपना फैसला सुनाने लगी है। ठीक है अविरल मलिक जी, जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की एक मशीन है, और आपके यहाँ पे जो भी जाते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होता है, वो उनके ऊपर जो दाग होता है वो धुल जाता है, और लगातार वो फिर से वही सवाल कर रहे हैं कि कौन सा वॉशिंग मशीन है आपके पास में? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है वॉशिंग मशीन होने और वॉशिंग मशीन ना होने की, तो किसी प्रकार की कोई वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास ना थी, ना है किसी प्रकार की हम वॉशिंग मशीन रखते हैं। लेकिन ये केवल अपनी बात बता रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। पवार के बारे में बता दीजिए ना। अजीत पवार पवार मैं वहीं आ रहा हूँ, आरोप आप लोग लगाते हैं ना अविरल जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, एकदम आपके विषय पर ही मैं आ रहा हूँ। देखिए जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने विषय पर बात करनी होगी। आपको बताना होगा धीरज साहू के घर में काला धन क्यों मिला, हसन अली का हवाला घोटाला समझाना होगा, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला समझाना होगा, मधु कोड़ा का घोटाला समझाना होगा, आईपीएल का घोटाला समझाना होगा,
सबमरीन घोटाले के विषय पर जानकारी ठीक है, ग्रहण इसी करनी पे अभी तो होगी फिलहाल आपको। इसी घोटाले पे बात करते हैं। अविरल जी देखिए, नहीं, सीएम मैं की गिनवा तरफ से देता कहा हूं गया है कि जब 7 आपकी साल के सरकार नहीं, थी, देखिए, सुनिए तो जब आपकी बिल्कुल, मैं सरकार वहीं आ थी रहा तब 14 प्लॉट बिल्कुल। आपने दिए थे पार्वती जी के नाम बिल्कुल, पर। मैं वहीं आ रहा हूं। तो फिर देखिए, मैं वहीं आ सवाल तो रहा हूं, आपके ऊपर भी देखिए। उठ रहा है। आपकी सरकार जब आती है तो आप प्लॉट भी देते हैं, कोई जांच कमेटी भी नहीं बिठाते हैं, किसी प्रकार की चीज आपको तब गड़बड़ भी नजर नहीं आती है। और जब आप चूंकि अब विपक्ष में है तो उनको घेरने की कोशिश करें और इस्तीफा मांग रहे हैं। जी नहीं, देखिए मैं आपके विषय पर ही आ रहा हूं। असल में इन्होंने जिक्र किया है अजीत पवार जी का। तो अगर ये पुराने विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इनकी 60 साल सरकार रही है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी और परम जिम्मेदारी, ये मेरी परम कर्तव्य बनता है कि मैं इनके भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करूं और जनता को मालूम पड़े कि किस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अविनाश जी, किस समय की प्रकार थोड़ी से सी कमी है, मैं चाहूंगा कि आप मुद्दे पे बात करें। देखिए, इन्होंने आरोप मैं लगाया कि मुद्दे जब पे आपकी ही आ रहा हूं, सरकार थी, और मैं वापस से वही केवल सवाल कर रहा हूँ, इनका 16 प्लॉट आपने दिए पार्वती जी के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं 15 सेकंड में इनका पर्दाफाश करके आपके ही मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, ये बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला और नेशनल हेराल्ड घोटाला, DLF घोटाला, अरे आपके चारा राष्ट्रीय घोटाला, अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तो घूस खाद्य लेते हुए सुरक्षा पकड़े बिल गए का थे। घोटाला, उसकी भी तो हर्षद बात मेहता कर क्लियर लीजिए। घोटाला, शायद नहीं, आपको नहीं, नाम नहीं खाद्य पता सुरक्षा होगा। बिल के घोटाले पर आप भी बहुत बताइए ना। जूनियर हैं हमारे। नहीं, भाजपा में भी खाद्य रहे हैं। खाद्य आपके सुरक्षा जो विषय- भाजपा नहीं, के नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यक्ष के थे विषय पर बंगारू बोलिए ना। लक्ष्मण, वो घूस लेते हुए नहीं, पाए खाद्य गए थे। सुरक्षा, उनकी भी बात कर खाद्य लीजिए। सुरक्षा बिल के घोटाले पर आप जानकारी मुझे प्रदान कर दीजिए। खाद्य सबसे सुरक्षा बड़े बिल का घोटालेबाज तो आप ही लोग हैं। और आरोप आज देश में आपने तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पूरे सिस्टम, पूरे सरकारी सिस्टम को आप नीलाम करने पे लगे हैं। इस प्रकार से जो न तो किसानों को MSP का दुगना दे पा रहे हैं, न तो महिलाओं को सम्मान दे पा रहे हैं, राजनीति में कोई संत न नहीं तो होता। युवाओं को लेकिन रोजगार दे पा रहे हैं, भारतीय न तो जनता बच्चियों पार्टी की राजनीति में सुरक्षा होने कर पा के रहे हैं। बावजूद संतों के रूप में कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संत ठीक है। के रूप में कार्य कर रही है। हम लोग एक संत के रूप में, राष्ट्र भक्त के आप रूप में दोनों के देश की पास में सेवा एक कर रहे लंबी हैं। लिस्ट है, पर सवाल यही है कि जब आप सरकार में होते हैं तो उन लिस्ट पे एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, और जब एक्शन लिया जाता है तो फिर जांच नहीं, एजेंसियों पे बिल्कुल सवाल लेते क्यों हैं। उठाए ये जाते ऊपर हैं। एक्शन की बात ठीक है। सबके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए अविरल मल्लिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही रतन तिवारी जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जो जमीन का जो घोटाला है मुडा, उसमें अब नाम आया है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का, जिनसे कि अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, दोनों के कार्यकाल में जमीन घोटाले का आरोप लगता है। और ये जो जमीन घोटाले का आरोप में जब किसी सरकार का नाम आता है तो ये जनता के लिए बेहद दुखद होता है। और इस घोटाले पर हो रही सियासत को देखकर दो पंक्ति याद आती है, जिसको अब भी सियासत पर हो यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाना चाहिए। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड। धन्यवाद।